हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी मैजिकल वर्ल्ड। तो चलिए इस कहानी के लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। ये इस कहानी का आखिरी पार्ट हो सकता है, पर पता नहीं, शायद एक्स्ट्रा भी बन जाए, पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि इसमें से ख़त्म कर दूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था वांग जी और विंग की शादी हो चुकी थी और वांग जी और विंग अपने उस टाइम पीरियड में काफ़ी खुश थे। दोनों की ही लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी थी। विंग और वांग जी अपने प्यार की दुनिया में बहुत ज़्यादा मग्न थे। वांग जी, जो कि अभी उनकी मैरिज को 1 महीना हो चुका था, वांग जी अभी अपने काम में लगा हुआ था, क्योंकि अभी वो वी फैमिली में ही रह रहा था, अपना काम कर रहा था। अभी वो वहाँ का एक फैमिली मेम्बर बन चुका था, लेकिन वांग जी अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकता। वांग जी अभी भी एज अ बटलर जॉब तो कर रहा था, लेकिन उसे कोई बटलर मान ही नहीं रहा था। और वहीं कांग से सरन, उसने तो साफ मना कर दिया था कि वो वांग जी को उसकी जॉब से ही निकाल रही है, बल्कि वो वांग जी को अपने यहाँ अपने सन इन लॉ की जॉब पर ही रखेगी, जिसके लिए वांग जी मान गया था। और वहीं बात करें लानी और लान कुरैन की, वो लोग अब अपने सेक्ट वापस जा चुके थे, जो कि उनकी सिटी थी, और उनके साथ युआन भी जा चुका था। विंग और वांग जी, जो कि अभी अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे। विंग अपने कॉलेज की स्टडीज़ कर रहा था और साथ में बिजनेस भी हैंडल कर रहा था। विंग हर बार की तरह अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप करता था। विंग के फ्रेंड्स हमेशा उसे परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढते थे। आज वो सब विंग के घर पर ही थे, क्योंकि आज वांग जी ने उन सब को ट्रीट दी थी और वो वांग जी के हाथ का बना खाना खा रहे थे, और वो सब वांग जी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, जिससे विंग जेलस फील कर रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई और वांग जी के हाथ का खाना खाए, वांग जी को देखे, बिल्कुल भी नहीं। विंग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और विंग उन सब को बहुत ही गुस्से से घूर रहा था, लेकिन बेचारा करता भी क्या। सबकी नज़रें जो कि विंग पर थी, वो देख रहे थे कि विंग खाने को कितने पूरी तरीके से खा रहा है, क्योंकि विंग गुस्सा था। और वहीं वांग जी, जो कि इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था कि उसका हस्बैंड गुस्सा है, क्योंकि उसे पता है कि विंग है ही ऐसा। वो चाहकर भी इस विंग की इन हरकतों को नहीं सुधरवा सकता। हालांकि उसने विंग को सुधारने की बहुत कोशिश की है, विंग का गुस्सा कम करने की कोशिश की है, विंग को थोड़े मैनर्स सिखाने की कोशिश की है, लेकिन विंग सीखे तब ना। विंग अभी भी सबसे रूडली बिहेव करता था और किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। सबसे इस तरीके से बात करता था जैसे बात नहीं, सामने वाले से लड़ने जा रहा हो। और वहीं उसके दोस्त, वो आज भी विंग से उतने ही प्यार से बात करते थे और विंग हमेशा उन्हें वही जवाब देता था जो वो हमेशा से देखता था। और अभी वो यही कर रहा था। वैंशु, जो कि वांग जी के हाथ की कुकीज़ खाते हुए कहता है, वैसे कुछ भी कहो ब्रदर इन लॉ, आपके हाथ में जादू है। मैंने इतनी स्वीट और टेस्टी कुकीज़ अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाई। अब सच में कुकिंग में मास्टर हैं। और ये सुनकर वांग जी प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू वेंचाओ। और जो सुनकर वेंचाओ और वैंशु दोनों ही स्माइल करते हैं। तभी वैंशु कहता है, वैसे आप पैनकेक भी अच्छा बनाते हैं। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और ये देखकर विंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम चुपचाप इन्हें खाकर निकलो यहाँ से, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम लोग। जो सुनकर वेंचा अपने कंधे उचका कर कहता है, विंग, हम ब्रदर इन लोग की तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें इतनी जेलसी क्यों हो रही है? अगर तुम्हें इतनी जेलसी है तो तुम ब्रदर इन लोग की तारीफ क्यों नहीं करते? ये सुनकर विंग उन्हें ग्लेयर करने लगता है। तभी नी हुसैन कहता है, वैसे कुछ भी कहो, सच में वांग जी काका आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैंने इतना अच्छा टेस्ट खाना आज तक नहीं खाया। आपके हाथ तो सच में कमाल के हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, शुक्रिया नी हुसैन। जिसमें नी हुसैन कहता है, वो तो शुक्र मनाइए कि ब्रदर वी को आप पहले मिल गए, वरना मैं इतने अच्छे शेफ़ को कहीं नहीं जाने देता। मैं आपको अपने घर में एज अ शेफ़ जॉब पर रख लेता। सुनकर वांग जी हल्का सा हंसने लगता है। ये देखकर विंग कहता है,
निहुसन, तुम यहाँ से सीधे सीधे जाओगे, तुम्हारे घर पर पार्सल करूँ मैं तुम्हें। ये सुनकर विंग की बात सुनकर निहुसन मुंह बनाकर कहता है, ब्रदर वी, हम तो बस तारीफ कर रहे हैं, आप तो पूरे वोल्केनो बने बैठे हो। ये सुनकर विंग उन सबको गुस्से से घूर रहा था। फिर वो वांग जी को देखता है जो कि स्माइल कर रहा था, और ये चीज़ विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि वांग जी किसी और के लिए स्माइल कर रहा है, उसका वांग जी, और ये बर्दाश्त विंग नहीं कर सकता। विंग फिर आवाज़ लगाता है, लांजान। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग उस आंखों से अपने पास आने का इशारा करता है। वांग जी विंग के पास आकर कहता है, विंग तुम्हें कुछ चाहिए? इस पर विंग कहता है वांग जी विंग के पास आता है। विंग एक झटके से वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, और वांग जी डिसबैलेंस होकर सीधा विंग के लैप में गिरता है, और ये देखकर उन सबके मुंह डब्बे की तरह खुल जाते हैं। वहीं विंग अपने सामने रखे फूड से थोड़ा सा वांग जी के माउथ में डालता है और उसे खिलाते हुए कहता है, टेस्ट करो इसे। ये सुनकर वांग जी उस खाने को चबाते हुए कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर विंग उसके लिप्स के कोनों पर लगे उस फूड को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने ओमेगा को फूड टेस्ट करा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं, उसके कान और उसकी गर्दन भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी, क्योंकि विंग बिल्कुल शेमलेस रिएक्ट कर रहा था। और वहीं उसके दोस्त ये नज़ारा देखते हैं। पहले तो उनका खाना ही अटक चुका था, उनके हाथ में जो चम्मच थी उनके हाथ में ही रुकी हुई थी, और उनका मुंह खुला का खुला था, जहाँ वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विंग को देख रहे थे, जो कि वांग जी के लिप्स को अपनी टंग से क्लीन कर रहा था। और ये देखकर निहुसन अपनी नज़रें दूसरे से फेरता है। वहीं वेंच और वेंचू अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। जिन ज़ेशुआन अपने सर को नीचे झुकाता है और थोड़ा सा धीमी आवाज़ में कहता है, वी वुशान प्लीज़ थोड़ी तो शर्म करो। जिस पर विंग उन्हें देखकर एक स्मोक के साथ कहता है, ये मेरा ओमेगा है और मैं अपने घर पर इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोगों को अगर शर्म आ रही है तो जाकर अपने घर पर जाओ और यहाँ पर इस तरीके से बिहेव मत करो। और ये बोलकर वो वांग जी को और भी टाइटली अपने पास कर लेता है। वहीं वांग जी ये देखकर थोड़ा गुस्से से कहता है, विंग। जिस पर विंग उसे और भी टाइटली ग्रैब करके कहता है, बोलो लांजान। जिस पर वांग जी कहता है, विंग बिहेव। जिस पर विंग कहता है, मैंने क्या किया, बिहेव ही तो कर रहा हूँ। सुनकर वांग जी गुस्से से विंग को ग्लेयर करता है, और ये देखकर विंग बस स्माइल करता है, और वांग जी उसकी उस स्वीट स्माइल को देखकर पिघल जाता है, क्योंकि विंग बहुत रेयरली स्माइल करता था। वही वांग जी विंग की उस स्माइल से पिघल तो रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी तो आ रहा था। वो क्या करे इस लड़की को, इतना शेमलेस क्यों है? वांग जी इसी बारे में सोच रहा था। फिर वो कुछ सोचकर विंग को कि लैप से उठने लगता है। ये देखकर विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो लांजान? जिस पर वांग जी कहता है, मैंने किचन में कुछ बनाने के लिए रखा है, अगर मैं नहीं गया तो वो खाना जल जाएगा। ये सुनकर विंग वांग जी को जाने देता है। वांग जी विंग की लैप से उठता है और सीधा फुल स्पीड से किचन की तरफ जाने लगता है, जो देखकर निहुसन उठते हुए कहता है, मेरा हो गया। जिस पर वेंच और वेंशु भी उठकर कहते हैं, हमारा भी पेट भर चुका। वहीं जुशान भी उठकर कहता है, मुझे भी घर जाना चाहिए। देखकर विंग कहता है, क्या हुआ, अब तुम लोगों को और खाना टेस्ट नहीं करना? ये सुनकर निहुसन कहता है, हमें आपकी रासलीला देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रदर वी, आप आराम से अपने ओमेगा के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, वरना आपकी हरकतें देखकर हमें लगता है कि हमें भी किसी ओमेगा की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये सुनकर विंग बस उन्हें ग्लेयर करता है, और ये देखकर वो सारे दोस्त वहाँ से पतली गली से निकल जाते हैं, क्योंकि विंग लिटरली बहुत शेमलेस हो चुका था। और वहीं वांग जी जो कि किचन में कुछ चीज़ें चेक कर रहा था, तभी उसे फील होता है किसी के हाथ अपनी वेस्ट पर, और वांग जी इस टच को बहुत अच्छे से पहचानता था। वांग जी थोड़ा सक पकाते हुए कहता है, विंग ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर विंग अपने हाथों की ग्रिप वांग जी की वेस्ट पर कसते हुए कहता है,
कुछ नहीं, मैं तो बस अपने प्यारे से स्वीट से हस्बैंड की थोड़ी हेल्प करने आया हूँ किचन में। ये सुनकर वांग जी टर्न होकर विंग की चेस्ट पर हाथ रखकर उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहता है, विंग किचन से बाहर जाओ, तुम्हारा किचन में आना डेंजरस है। ये सुनकर विंग की एक आईब्रो ऊपर उठ जाती है और वो वांग जी से पूछता है, व्हाट डू यू मीन कि मेरा किचन में आना डेंजरस है? जिस पर वांग जी अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हें याद है जब तुमने एक बार कुकिंग करने की कोशिश की थी, हमारा पूरा घर ब्लास्ट होते होते बचा था। ये सुनकर विंग कहता है, वो तो मेरा फर्स्ट ट्राई था, अब मैं अच्छे से कुकिंग कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है विंग, मुझे किचन बहुत प्यारा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से किचन का सत्यानाश हो जाए। और ये सुनकर विंग बहुत ही अजीब तरीके से मुंह बनाता है। ये देखकर वांग जी कहता है, तुम जाओ, जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करो। ये सुनकर विंग बस मुंह बनाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो वांग जी को और परेशान नहीं करने वाला था, वरना कहीं पता चले कि वांग जी रात को उसे रूम से ही बाहर ना निकाल दे, क्योंकि वांग जी ये कर सकता है और ये चीज़ विंग बहुत अच्छे से जान चुका है। वहीं विंग को इतनी शांति से जाता देखकर वांग जी स्माइल करता है, फिर वो आराम से अपने काम को करता है। और वहीं विंग जो कि थोड़ा अपना ऑफिस का काम करता है, फिर वो अपनी स्टडी भी करता है। विंग फिर सिवियन के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी करता है। विंग जो कि प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है, जो कि अपना काम कर चुका था किचन का और घर का। वो बाहर आकर देखता है कि विंग स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। अभी शाम होने लगी थी। ये देखकर वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या मैं तुम्हारी हेल्प कराऊँ स्वॉर्ड प्रैक्टिस में? जिस पर विंग कहता है, हाँ ज़रूर। और ये बोलकर विंग सीधा सिवियन को बाहर निकाल देता है और वही वांग जी भी बिचिन को बाहर निकालता है और वो दोनों अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जहाँ विंग वांग जी पर लगातार वार किया जा रहा था और वांग जी डिफेंस कर रहा था। दोनों ही काफ़ी बेहतरीन थे स्वॉर्ड में। उन दोनों की स्वॉर्ड क्लैशिंग की आवाज़ें पूरे हॉल में घूम रही थी। पूरा हॉल उनकी आवाज़ों से गूंज रहा था, हर तरफ वही साउंड आ रही थी। वही घर में विचांग से और कांग से शरण आते हैं, जो कि ये आवाज़ें सुनकर सीधा गार्डन एरिया में आते हैं। वो देखते हैं विंग और वांग जी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों ही हवा में हैं। ये देखकर कांग से शरण कहती है, लगता है दोनों बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। ये सुनकर विचांग से कहते हैं, मैं खुश हूँ कि विंग ने कम से कम लोगों के साथ खुलना मिलना तो शुरू किया, वरना ये लड़का तो खुद को कैद कर ही रखता था। ये सुनकर कांग से शरण स्माइल करके कहती है, आखिर ये असर हमारे सन इन लॉ का है। ये सुनकर विचांग से भी स्माइल करते हैं और वो लोग उन दोनों को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वांग जी और विंग की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी थी और वही विंग जल्दी ही अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है और वांग जी इससे बहुत खुश होता है। विंग की ग्रेजुएशन पार्टी में वांग जी भी उसके साथ जाता है, जहाँ हर बार वांग जी की ब्यूटी देखकर सब लोग बस वांग जी को देखते ही रह जाते हैं और वांग जी सबको अपनी ब्यूटी से कायल कर देता है। वहीं वांग जी वहाँ पर शुयंग और शाओशिनचैंग से भी मिलता है, जो कि वहाँ एज अ इंस्ट्रक्टर काम करते थे और वांग जी उनसे मिलकर काफ़ी खुश होता है, जहाँ शाओशिनचैंग और शुयंग के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। हालांकि विंग को ये पसंद तो नहीं था, पर वो वांग जी को दोस्त बनाने से नहीं रोक सकता और वांग जी बहुत अच्छे दोस्त बनाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वांग जी और भी लोगों से मिलता है। वांग जी खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, जहां वो लैन फैमिली का बिजनेस स्टार्ट करता है। इसमें उसकी मदद लान कुरैन और लान शिचैन भी देते हैं। शिचैन जब विंग से मिले थे, विंग उन्हें इजीली पहचान गया था, क्योंकि शिचैन और विंग एक दूसरे को जानते थे पहले से। और वहीं विंग जियांग चैन से मिलता है, जो कि जियांग यानली का ही भाई था, इसलिए विंग जानता था कि वांग जी लान शिचैन तो नहीं है, क्योंकि वो जियांग चैन से कांटेक्ट में था। और विंग और जियांग चैन साथ में मिलकर अपना काम करते हैं। वहीं वांग जी के साथ शिचैन, लान कुरैन और बाकी सब मिलकर लान फैमिली का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहां वांग जी उस कंपनी का एक छोटा सा CEO बनता है। हालांकि लान कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी न्यू आइटम्स लोगों के बीच लेकर आती थी, जिससे लोग काफ़ी खुश होते थे।
ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और उनके घर में एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी आती है, जहां वांग जी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबको मिलती है। सब लोग इस न्यूज़ से काफ़ी खुश थे। इस टाइम पीरियड में 2 साल कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। उन दोनों की शादी को अब 2 साल हो चुके थे और आज विंग और वांग जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, जहां विंग जो कि अपने रूम में मिरर के सामने खुद को तैयार कर रहा था, तभी वहाँ पर वांग जी आता है जो कि 3 मंथ प्रेग्नेंट था। वांग जी ने नॉर्मली अपने क्लॉथ्स पहने हुए थे, जहाँ उसके क्लॉथ बिल्कुल ब्लैक कलर के थे। वांग जी ने आज ब्लैक कलर कैरी किया था, जो कि उस पर और भी आउटस्टैंडिंग लग रहा था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था और ये देखकर वांग जी ब्लश करता है। ये देखकर विंग उसे हग करके कहता है, सच में स्वीट हार्ट, तुम आज भी बहुत खूबसूरत लगते हो। ये सुनकर वांग जी विंग को खुद से थोड़ा दूर करके कहता है, विंग आराम से, हमारे बेबी को प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर विंग वांग जी के स्टमक पर हाथ रखकर कहता है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, और अब तुम्हें थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा बेबी अपने फादर से ही डरे। ये सुनकर विंग कहता है, मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, तुम भले ही मेरे साथ कितने ही प्यार से बिहेव करो, लेकिन बाहर तुम एक मॉन्स्टर बन जाते हो। ये सुनकर विंग कहता है, वो लोग लायक ही नहीं है। ये सुनकर वांग जी विंग को ग्लेयर करता है। ये देखकर विंग स्माइल करता है और वही वो अपने बेबी यानी कि वांग जी के स्टमक पर अपने हाथ को रखता है, वहाँ किस करता है। फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो दोनों पार्टी हॉल में आते हैं, जहाँ सभी लोग मौजूद थे। विंग हर जगह हर चीज़ को देख रहा था। विंग ने ये सारी प्लानिंग सब कुछ खुद की थी। पूरी डेकोरेशन विंग ने खुद अपनी आंखों के सामने करवाई थी। विंग सभी गेस्ट से मिलता है वांग जी का हाथ पकड़कर। अब बिजनेस वर्ल्ड में वांग जी को भी लोग जानने लगे थे और वांग जी भी सबसे मिलता है। सभी लोग वांग जी की ब्यूटी देख रहे थे, क्योंकि वांग जी था ही इतना खूबसूरत और प्रेगनेंसी की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग चुके थे। और वही सब विंग की उस पर्सनालिटी को देख रहे थे, जो कि सभी को डोमिनेट कर रहा था। हालांकि वांग जी की पर्सनालिटी भी काफ़ी डोमिनेटिंग थी, लेकिन वांग जी अपने आप को एक सॉफ्ट नेचर में ढाल कर रखता था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि कोई भी उसके उस डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की वजह से उसके साथ काम ही ना करे। हालांकि विंग ऐसा ही था। विंग सभी से बात करता था, लेकिन एक दायरा बनाकर। और वांग जी भी, वो सभी लोग अपने इस पार्टी को एंजॉय करते हैं, जहां वांग जी विंग को थोड़ा बहुत परेशान करता है, उसे थोड़ा जेलस फील कराता है और वो यहाँ पर हुसैन के साथ एक डांस परफॉर्मेंस भी करता है, जिस वजह से विंग तो पूरी तरीके से जेलस हो चुका था, क्योंकि वो वांग जी के साथ डांस करना चाहता था। लेकिन वांग जी ने हुसैन को चूज़ किया, जिससे हुसैन की तो शामत आ चुकी थी और विंग उसे पूरी पार्टी में ग्लेयर कर रहा था कि बेटा तू तो बाहर मिल, तुझे तो मैं बाहर बताता हूँ। और वहीं हुसैन ये देख कर अपने गगा के साथ वहाँ पतली गली से जल्दी ही खिसक लेता है और विंग को के हाथ नहीं लगता, लेकिन विंग उससे इसका बदला तो ज़रूर लेगा। सब लोग इस पार्टी को बड़े ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। जब वांग जी थक जाता है, विंग उसे उसके रूम में लेकर जाता है। वांग जी वहाँ रेस्ट करता है। वांग जी जो कि अपने रूम में रेस्ट कर रहा था, विंग बाकी गेस्ट से मिलने के लिए नीचे जा चुका था। वांग जी अभी उस रूम में बिल्कुल अकेला था। वांग जी के पास उसके सारे वेपन्स भी थे, जिन्होंने वांग जी की पूरी हेल्प की थी उसकी पूरी लाइफ में। वांग जी अपने उन वेपन्स की तरफ देख रहा था, जहां उसकी नज़र जिदर पर जाती है। वो जिदर को देखता है, जो कि सुबियान के पास रखी हुई थी। वो देखता है कि उनके अंदर उनके स्पिरिट्स नहीं है। ये देखकर वांग जी थोड़ा टेंस होता है, लेकिन तभी वो देखता है तो वहाँ पर आसमान में जिदर और सुबियान दोनों साथ में घूम रहे थे। ये देखकर वांग जी समझ जाता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और शायद उन लोगों के साथ इन्हें भी इनका लाइफ पार्टनर मिल चुका है। और ये देखकर वांग जी स्माइल करता है। उसकी नज़रें सुबियान
और जिदर से हटकर बेचिन और चेंचिंग पर जाती है, जहाँ बेचिन बड़े ही शांति से वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में चेंचिंग थी जो कि उसकी फ्लूट बॉडी ही थी। ये देखकर वांग जी अपनी जगह से उठकर बीचिन के पास आता है। बीचिन जिसने वांग जी का हमेशा साथ दिया है, बचपन से अब तक वांग जी कभी भी बीचिन से अलग नहीं रहा। वांग जी को बहुत कम उम्र में ही बीचिन के स्पिरिट देखने लगे थे, महसूस होने लगी थी, जिससे वांग जी अक्सर बातें किया करता था। वांग जी के अकेलेपन का साथ थे बीचिन। वांग जी बीचिन के पास जाकर धीरे से पूछता है, क्या बात है, तुम अब काफ़ी शांत हो गई हो। इन 2 सालों में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम ना ही किसी से बात करती हो। स्वीपियान और जिदर के साथ तुम्हारी बनती भी नहीं है और तुम हर वक्त बस चेंचिंग की इस बॉडी को अपने साथ लेकर घूमती हो। जिस पर बेचिन कोई जवाब नहीं देती। देखकर वांग जी कहता है, वांग जी जो कि वहाँ पर बैठी बेचिन के पास जाता है जिसके पास चेंचिंग थी। वांग जी उससे पूछता है कि वो इतनी शांत क्यों है। पूरे 2 साल हो गए लेकिन बेचैन पहले जैसी नहीं रही। वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, ना किसी से ज़्यादा बोलती थी, जब ज़रूरत होती थी तभी वो कुछ बोलती थी, और खाली टाइम में वो बस शांति से बैठी रहती थी। वो कभी कुछ नहीं कहती थी, और ये चीज़ वांग जी को काफ़ी अजीब लगती थी। वो कुछ कहता नहीं था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से खलता था। उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी क्योंकि वो हमेशा बेचैन को अपने आसपास हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते, बात करते हुए देखता था। लेकिन अब बेचैन बिल्कुल शांत हो चुकी थी। जब विंग आता था वो विंग से चेंचिंग ले लेती थी और वहाँ पर बस शांति से बैठी रहती थी। उसके हाथ में चेंचिंग की बस वो फ्लूट होती थी, जिसमें उसकी स्पिरिट थी या नहीं थी इसके बारे में किसी को नहीं पता। यही 2 साल हो गए थे। चेंचिंग भी अपनी स्पिरिट फॉर्म में नहीं आई थी, वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आई थी। वो अभी भी बस फ्लूट की तरह ही थी, ना किसी से बात करती थी। वांग जी ने बहुत बार विंग से पूछा कि क्या चेंचिंग ने उससे बात की, लेकिन विंग भी बस यही जवाब देता था। उसे नहीं पता कि चेंचिंग कैसी है, क्या वो हील हुई या नहीं हुई, क्या इन 2 सालों में कुछ हुआ है या ना हुआ, क्या सच में चेंचिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी। ये चीज़ किसी को नहीं पता थी। और वहीं वांग जी जो कि अभी भी बेचैन को देख रहा था, वो उससे सवाल भी करता है। बेचैन बस शांति से उस मून को देखे जा रही थी। वांग जी फिर से बेचैन से पूछता है, बताओ ना बेचैन, क्या बात है, तुम इतनी शांत क्यों हो। जिस पर बेचैन शांति से जवाब देती है, कोई बात नहीं है वांग जी। जो सुनकर वांग जी कहता है, ऐसा कैसे नहीं है, इन 2 सालों में तुमने एक वर्ड भी नहीं कहा, ना ही कोई बात की। और ये सुनकर बेचैन फिर से चुप हो जाती है। वांग जी उसके हाथ से चेंचिंग लेता है, और जैसे ही चेंचिंग बेचैन के हाथ से जाती है, बेचैन एक झटके से वांग जी की तरफ देखती है। उसकी आईज नैरो हो चुकी थी। ये देखकर वांग जी कहता है, तुम चेंचिंग को अपने पास क्यों रखी हुई हो, तुम्हारी और इसकी तो एक पल भी नहीं बनती, तुम दोनों तो कट्टर दुश्मन हो, इसलिए इसे दो मुझे, और ये विंग की है, इसे विंग को दे दो। ये सुनकर बेचैन जो कि थोड़ी देर पहले वांग जी को नैरो आइज से देख रही थी, अचानक उसकी आंखें शांत हो जाती हैं और वो अपनी उन आंखों से चेंचिंग को देखती हैं, जो कि अभी भी स्पिरिट फॉर्म में ही थी, अभी भी अपने उस फ्लूट फॉर्म में ही थी। बेचैन धीरे से कहती है, उसे मुझे दे दो। और ये बोलकर वो धीरे से वांग जी की तरफ देखती है, जो देखकर वांग जी कहता है, वो तुम्हारी नहीं है। जो सुनकर बेचैन चेंचिंग की तरफ देखती है और फिर अपनी उन नज़रों को हटा लेती है। ये देखकर वांग जी थोड़ा अपसेट होता है। वहीं विंग जो कि रूम में आता है, वो देखता है कि वांग जी बेचैन से बात कर रहा है। ये देखकर विंग उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ लांजान, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तभी वांग जी देखता है कि बेचैन वहाँ से जा चुकी है, वो फिर से अपने स्वॉर्ड फॉर्म में जा चुकी है। ये देखकर वांग जी गहरी सांस लेता है, फिर वो विंग से कहता है, विंग मुझे कुछ बात करनी है। जो सुनकर विंग कहता है, बोलो लांजान। अरे बोलकर वो वांग जी को बैक कर लेता है। वांग जी अपने सर को विंग के शोल्डर पर धीरे से टिकाते हुए कहता है, विंग
मुझे बेचैन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। ये सुनकर विंग कहता है, इसमें फ़िक्र करने की क्या बात है, वो बस एक स्पिरिट है। जो सुनकर अंग जी कहता है, विंग वो सिर्फ एक स्पिरिट नहीं है, वो मेरी दोस्त है। मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मैं इतना ज़िदर के साथ नहीं रहा जितना टाइम मैंने बेचैन के साथ स्पेंड किया है। हमेशा बचपन से वो मेरे साथ रही है। ऐसा देखा जाए तो हम दोनों बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। ये सुनकर विंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ। जिस पर वांग जी पूछता है, क्या तुम्हें चैनचिंग की फिक्र नहीं होती? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई हो तब? जिस पर विंग हल्के से स्माइल के साथ वांग जी के गालों के साथ अपने गालों को रब करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि वो पूरी तरीके से हील हो चुकी है। ये सुनते ही वांग जी पलट कर विंग की तरफ देखता है जहाँ विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहता है, साफ साफ बताओ विंग। जिस पर विंग अपने हाथों को वांग जी के वेस्ट में लग जाकर हल्का सा अपने करीब खींच कर कहता है, तुमने सही सुना लांजान, चैनचिंग पूरी तरीके से हील हो चुकी है। और मुझे पता है तुम किस चीज़ को लेकर परेशान हो। तुम बेचैन के लिए परेशान हो क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शांत हो चुकी है। लेकिन फ़िक्र मत करो, चैनचिंग हील हो चुकी है और कुछ ही दिनों में वो फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगी। ये सुनते ही वांग जी पूछता है, क्या तुमने उससे बात की? इस पर विंग कहता है, नहीं, मैंने बस ये सब फील किया है। तुम जानते हो हमारी एक ही स्पिरिट है, अगर देखा जाए तो वो मेरा ही एक हिस्सा है। इस वजह से मैं महसूस कर सकता हूँ उसे। ये सुनते ही वांग जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। जिस पर विंग भी उसे हक करता है। फिर विंग उसे किस करने लगता है और वो दोनों आराम से सुकून से अपने इस प्यार भरे लम्हे को बिताते हैं, जहाँ वांग जी विंग को खुद से प्यार करने की पूरी परमिशन देता है। पर विंग पूरी सेफ्टी का ख्याल रखता है क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट है। और वहीं दूसरी तरफ बेचैन, जो कि अपने स्पिरिट फॉर्म में थी, वो ये सारी आवाज़ें सुन सकती थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को बिल्कुल कैद कर रखा था। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। वांग जी काफ़ी खुश था विंग के साथ और विंग भी बहुत खुश था। अभी वांग जी जो कि अकेला घर पर था, घर पे कोई भी नहीं था, न ही विचांग से, कांग से सरन, न ही वांग जी। वो लोग कहीं गए हुए थे। वहीं बेचैन, जो कि रूम में रखी हुई थी, और जिदर और सुबियान, वो लोग गार्डन एरिया में थे। वांग जी अकेला अपने काम में लगा हुआ था। वांग जी जो कि सीढ़ियों पर था, वो कुछ काम कर रहा था। तभी एक सर्वेंट जो कि अपने हाथ में पानी लेकर जा रही थी, अचानक वो पानी सीढ़ियों पर गिर जाता है। वो सर्वेंट वहाँ पर सफाई करने के लिए चीज़ें लेने जाती हैं, लेकिन तभी वांग जी जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वांग जी अपने कपड़े ठीक कर रहा था क्योंकि वांग जी को आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहा था। वांग जी ने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर पानी भी गिरा हुआ है। वांग जी चलते हुए अचानक उसका पैर सीढ़ियों पर जाता है, जहाँ से वो नीचे जाने लगता है कि उसका पैर उस सीढ़ी पर जाता है जहाँ पर पानी गिरा हुआ था। वांग जी का पैर गलती से उस पानी पर चला जाता है और फर्श इतना ज़्यादा स्लिपरी था कि वांग जी स्लिप हो जाता है। वांग जी जो कि गिरने ही वाला था, वांग जी अपनी पावर का इस्तेमाल करना भूल जाता है और सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। वांग जी ज़ोर से विंग का नाम चिल्लाता है, विंग, लेकिन विंग वहाँ पर नहीं था। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर पर गिरने लगा था। वहीं सर्वेंट्स जैसे ही ये नज़ारा देखते हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते उससे पहले ही वांग जी नीचे आने लगता है। वांग जी डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी उसका बेबी हर्ट तो हो ही सकता है। वांग जी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, लेकिन तभी वांग जी को फील होता है कि वो नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। ये फील करके वांग जी अपनी उन आंखों को खोलता है। ये टच काफ़ी फैमिलियर था, जैसे कि विंग ने उसे टच किया हो। ये टच बिल्कुल विंग के टच के जैसा था, लेकिन थोड़ा अलग। वांग जी ये फील करके अपनी उन आंखों को खोलता है तो उसकी आंखें वो ओशियन ब्लू आइज उन रेड आइज से टकराती हैं। वांग जी उन आंखों को देखता है और उन लंबे बालों को, जो कि काफ़ी लंबे थे। देखा जाए तो उसके बाल वांग जी के बालों से भी ज़्यादा लंबे थे। वांग जी उन लंबे काले बालों को देखता है, उन ब्लैक रोब्स को देखता है। वांग जी को अचानक से झटका लगता है और वांग जी के मुंह से अपने आप ही एक वर्ड निकलता है, चैनचिंग। जैसे ही वांग जी चैनचिंग बोलता है, चैनचिंग जिसने वांग जी को
गिरने से पहले ही पकड़ लिया था, वो धीरे से वांग जी को नीचे फ्लोर पर लेकर आते हैं और सभी सर्वेंट्स को डेथ ग्लेयर देते हैं। और वहीं वो सर्वेंट्स जैसे ही चैनचिंग को देखते हैं डर जाते हैं, क्योंकि चैनचिंग बिल्कुल विंग की कॉपी थी। देखा जाए तो वो विंग का ही एक हिस्सा थी और वो वांग जी को नीचे उतारती है। वांग जी जो कि चैनचिंग को बस अपनी आंखें खोलकर देखे जा रहा था, क्योंकि विंग चैनचिंग ले जाना भूल चुका था। वो आज अपने साथ स्विबियान को ही लेकर गया था और साथ में जिदर को भी। वहीं वांग जी चैनचिंग को देखे जा रहा था। चैनचिंग वांग जी को ऊपर से नीचे तक देख कर कहती है, क्या तुम ठीक हो यू सिली ओमेगा? और ये सुनते ही वांग जी अपने होश में आता है और वो चैनचिंग को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने मुझे? जिस पर चैनचिंग कहती है, तुम एक सिली ओमेगा हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, सिली ओमेगा मैं नहीं तुम हो, तुम। जिस पर चैनचिंग अपने एक आईब्रो उठाकर कहती है, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्पिरिट हूँ और स्पिरिट ना ही ओमेगा होती है और ना ही अल्फ़ा, बल्कि मैं तुम्हारे अल्फ़ा की स्पिरिट हूँ, इसलिए तुम कह सकते हो कि मैं भी एक अल्फ़ा हूँ। ये सुनते ही वांग जी चैनचिंग को डेथ ग्लेयर देता है, लेकिन तभी चैनचिंग को झटका लगता है और वो वांग जी को बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनते ही वांग जी कहता है, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही चैनचिंग वांग जी के स्टमक की तरफ देखते हैं, जिस पर वांग जी उसे कवर करते हुए कहता है, हे मुझे इस तरीके से मत देखो, अगर विंग को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनते ही चैनचिंग कहती है, मैं तुम्हारे उस डम अल्फा से नहीं डरती। और ये सुनकर वांग जी चैनचिंग को ग्लेयर करता है, लेकिन चैनचिंग फिर उन सभी सर्वेंट्स की तरफ देखती है। तभी वो सर्वेंट जो कि जिसने पानी गिराया था वो जल्दी से वहाँ से साफ़ करते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी उस सर्वेंट की एक चीख उस पूरे हॉल में गूंज जाती है। वांग जी उस तरफ देखता है तो वो सर्वेंट ऊपर छत से लगी हुई थी और वो सर्वेंट दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि चैनचिंग ने उसके ऊपर वार कर दिया था। बहुत सारे नाइफ उस सर्वेंट के बिल्कुल बॉडी के पास खड़े थे। अगर वो सर्वेंट हल्का सा भी मूव करती, नीचे आती, तो सारे नाइफ उसकी बॉडी के अंदर चले जाते। देखकर वांग जी कहता है, हे उसे छोड़ो तुम। जिस पर चैनचिंग कहती है, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सुनते ही वांग जी चिल्ला कर कहता है, यू चैनचिंग। लेकिन तभी दरवाजे से आवाज़ आती है, तुम बिल्कुल सही कर रही हो चैनचिंग, मार दो उसे। ये सुनते ही चैनचिंग कहते हैं, बिल्कुल सही, ये मेरे मास्टर का ऑर्डर है तो इसे मरना ही पड़ेगा। और ये बोलते ही चैनचिंग एक झटके से उस सर्वेंट को मार देती है। फिर वो विंग की तरफ देखती है जो कि अंदर आ रहा था। विंग का ऑरा बिल्कुल पहले जैसा ही था। चैनचिंग बस उसे देखती है और फिर वो वापस पलट जाती है। तभी विंग कहता है, वेलकम होम। जिस पर चैनचिंग कहते हैं, ज़रूरत नहीं है बोलने की मास्टर। ये सुनते ही विंग कहता है, लगता है कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनते ही चैनचिंग की आंखें हल्की सी डगमगाती हैं, लेकिन फिर से वो शांत हो जाती है। तभी वांग जी विंग के पास आकर कहता है, विंग देखो इस पागल ने क्या कर दिया। जिस पर विंग वांग जी को हक करके कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वांग जी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी ये चैनचिंग जैसे ही ये अपने ह्यूमन फॉर्म में आई है, इसने कारनामे करने शुरू कर दिए। जिस पर विंग चैनचिंग की तरफ देख कर कहता है, क्या तुमने उस सर्वेंट की कुछ सांसें छोड़ी हैं? जिस पर चैनचिंग उस सर्वेंट की बॉडी की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो मर चुकी है। ये सुनकर विंग बाकी सर्वेंट्स की तरफ देखकर कहता है, जाकर इसे बाहर फेंक दो। ये सुनकर वहीं बाकी सारे सर्वेंट्स भी डर से काँप उठे थे। वो विंग का वो ग्लेयर देख रहे थे, जहाँ विंग उस सभी सर्वेंट्स को मार डालने वाली नज़रों से देख रहा था। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था। सीरियसली, ये इंसान अभी घर में कदम भी नहीं रख रहा, उससे पहले इसने सबको डरा दिया है। वहीं विंग वांग जी को अपनी आर्म्स में उठाकर कहता है, आज तुम कहीं नहीं जा रहे। ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन मुझे कंपनी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। जिस पर विंग कहता है, कोई ज़रूरी काम नहीं है, तुम्हारी हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन विंग उसे चुप करा कर कहता है, तुम्हारा काम मैं देख लूँगा। ये सुनकर वांग जी पाउट बनाता है और विंग उसको उस पाउट को किस करता है और उसे रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो वांग जी की केयर करता है। वांग जी के उस पैर को देखते हैं जो कि पानी पे गिरने की वजह से हल्का सा ट्विस्ट हो गया था। विंग उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है और वांग जी को
ठीक आराम करने के लिए कहता है। वो उसे पेन किलर देता है। वांग जी कहता है कि वो ठीक है, लेकिन विंग भला उसकी कब से सुनने लगा। विंग उसे शांति से आराम करने के लिए कहता है। उसके लिए बहुत सारा फूड मंगाता है। वांग जी जो कि खा खा कर थक चुका था, फिर भी वो विंग के कहने पर थोड़ा बहुत फूड खाता है। वहीं दूसरी तरफ सुईब्यान जो कि नॉर्मल, वहीं दूसरी तरफ बेचैन जो कि हमेशा की तरह खिड़की पर बैठी हुई थी। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है। मुझे नहीं पता था कि द ग्रेट स्वॉर्ड बेचैन इतनी ज़्यादा शांत रहेगी सिर्फ एक ओल्ड मॉन्स्टर के जाने की वजह से। और ये सुनते ही बेचैन जो कि शांत थी वो पलटती है और अपने सामने जैसे ही उसकी नज़र चैनचिंग पर जाती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये देखकर चैनचिंग स्मोक करती है और वहीं बेचैन बिना कुछ सोचे डायरेक्ट चैनचिंग को हक कर लेती है। ये देखकर चैनचिंग उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, लगता है तुमने मुझे बहुत मिस किया या फिर मेरे साथ लड़ना मिस किया है। ये सुनकर बेचैन उसे हिट करके कहती है, तुम एक ओल्ड मॉन्स्टर ही हो। ये सुनकर चैनचिंग हल्का सा हंसती है और ये देखकर बेचैन कहती है, तुम कब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आई। जिस पर चैनचिंग कहती है, बस अभी कुछ समय पहले ही। जिस पर बेचैन पूछती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। चैनचिंग कहती है, तुमने मुझे मौका दिया, हर वक्त तुम मुझे इस तरीके से अपने पास रखती थी, कितना मज़ा आता था तुम्हें टीज करने में। ये सुनकर बेचैन उसे मारने लगती है। तभी चैनचिंग उसके हाथों को पकड़कर उसे सीधा वॉल पर पुश करके कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस करोगी। हालांकि मैं इंजर्ड थी, लेकिन मैं तुम्हारी हर बात सुन सकती थी, तुम्हारे हर लफ्ज़ सुन सकती थी, तुम्हारी हर फीलिंग को फील कर सकती थी। ये सुनते ही बेचैन का फेस हल्का सा रेड हो जाता है, जो देखकर चैनचिंग हंसते हुए कहती है, सीरियसली तुम्हें मेरे पीछे से बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन मेरे सामने बोलने में तुम इतना हिचकिचाती हो। तभी बेचैन सीधा उसका कॉलर पकड़ कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बॉडी से खुद को हर्ट करने की। जो सुनकर चैनचिंग एक गहरी सांस लेती है, जिस पर बेचैन कहती है, तुम खुद को समझती क्या हो, तुमने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर गलती से भी तुम्हारी कोर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो तुम सोच सकती हो तुम्हारे साथ क्या होता। तुम्हारे इतने टुकड़े होते कि उन्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाता और तुम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। जो सुनकर चैनचिंग कहती है, अगर मैं ख़त्म हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि कितने सालों से ज़िंदा है, उसे खुद अपनी एज नहीं पता। और अब मैं सोच रही थी क्यों ना मैं खुद को ख़त्म ही कर दूँ ताकि मैं शांति से रह सकूँ। ये सुनकर बेचैन उसे मारते हुए कहती है, खुद को ख़त्म करने से पहले कभी तो किसी के बारे में सोच लिया करो, तुम हमेशा से यही करती आई हो। ये सुनकर चैनचिंग बिल्कुल शांत हो जाती है और बेचैन उसे टाइटली हक कर लेती है। और वहीं वांग जी और विंग जो कि अपने उस टाइम को स्पेंड कर रहे थे, फिर वो दोनों वापस वांग जी और विंग के पास आते हैं, जहाँ वो उन दोनों को किस करते हुए देखते हैं तो वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। फिर वो नीचे आते हैं, जहाँ उनकी नज़र सुईब्यान और जिदर पर बढ़ती है। ना सुईब्यान और जिदर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आराम से वहाँ बैठे हुए थे। तभी सुईब्यान को चैनचिंग की एनर्जी फील होती है। वो पलट कर देखता है तो अपने सामने चैनचिंग को देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वही चैनचिंग आगे आते हुए कहती है, तुमने मेरे पीछे से बहुत दादागिरी करी है सुईब्यान, यू ओल्ड बीस्ट। लगता है कि तुम्हारी उस पुराने मॉन्स्टर वाले ओरे को ख़त्म करना पड़ेगा। ये सुनकर सुईब्यान उसे देख कर कहता है, तो तुम वापस आ ही गई, स्वॉर्ड कहीं फ्लूट कहीं की। और ये सुनकर चैनचिंग उसकी तरफ ग्लेयर करती हैं और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर वो चारों स्पिरिट कुछ टाइम साथ में बिताते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ उनके मास्टर खाना खा रहे थे। वहीं लानकुरैन और लानी साथ में विचांगसर कांगसी सरन भी वहीं पर मौजूद थे। वो लोग जब चैनचिंग को वापस देखते हैं काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अब सब कुछ सही हो चुका था। थोड़े ही दिनों में खबर आती है वांग जी ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है, और ये जानकर विंग काफ़ी खुश होता है। वहीं पूरे घर में खुशी का माहौल बन चुका था। सभी लोग न्यू बेबी के आने की काफ़ी खुशी मनाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसमें हम नए कपल्स को देखेंगे, नई स्टोरी को देखेंगे। वैसे मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूँगी जिसमें आप
बता सकते हैं कि आपको कौन वो कहानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे पास एक नई कहानी है जो कि हिस्टोरिकल है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए किरदारों के साथ, और हमारे वांगचुन कपल तो ऑब्वियसली रहेंगे ही। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।